बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, तो इंटेंजिबल एसेट के कुछ इनिशियल पैराग्राफ हमने आपसे डिस्कस की और जो बेसिक स्ट्रक्चर इंटेंजिबल एसेट के स्टैंडर्ड का है वो मैं आज आपके सामने यहाँ पे रखने जा रहा हूँ। तो आपके सामने इसको डिस्कस करते हैं। IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। जब हम इंटेंजिबल एसेट्स की अकाउंटिंग की बात करते हैं तो बेसिकली बेटा इस अकाउंटिंग को दो हिस्सों में तोड़ा जाता है। ठीक है, ये अब अच्छी तरह समझ लें। आगे आने वाला जो स्टैंडर्ड है वो आपके सामने मैं पूरी तरह रखने जा रहा हूँ यहाँ पर कि हम इस स्टैंडर्ड में क्या कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना। अब ये दो हिस्से क्या हैं कि इंटेंजिबल एसेट की अकाउंटिंग में बेसिकली आपको सोचना क्या है कि या तो जो इंटेंजिबल एसेट आप रिकग्नाइज करने जा रहे हैं वो आपने एक्वायर्ड किया है। एक्वायर्ड मतलब कहीं से परचेज किया है, ठीक है। या फिर वो इंटरनली जनरेटेड है। इंटरनली जनरेटेड मतलब आपने उसको खुद डेवलप किया है, वो आपके बिजनेस का डेवलप करदा इंटेंजिबल एसेट, इंटरनली जनरेटेड। ठीक है जी। एक्वायर्ड इंटरनली जनरेटेड। अच्छा, एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे बेटा। ठीक है जी। एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट को हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे। वो दो हिस्से क्या है हमारे पास? ठीक है जी। वो दो हिस्से क्या हैं वो आपके सामने रख देते हैं। वो दो हिस्से हैं सेपरेटली एक्वायर्ड। एक्वायर्ड सेपरेटली या सेपरेटली एक्वायर्ड। ठीक है, या एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। एक्वायर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। सेपरेटली एक्वायर्ड या एक्वायर्ड इन अ बिजनेस का मतलब क्या है? जैसे कोई सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आपने परचेज कर लिया, सेपरेटली एक्वायर्ड हो गया। कोई आपने लाइसेंस परचेज कर लिया, वो सेपरेटली एक्वायर्ड हो गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? सेपरेटली किसी भी इंटेंजिबल एसेट को आपने सेपरेटली एक्वायर कर लिया। कोई पैटेंट एक्वायर कर लिया, कोई पैटेंट हासिल कर लिया, कोई कॉपीराइट आपने हासिल कर लिया,
ठीक है जी, ये सब चीजें क्या है बेटा, सेपरेटली एक्वायर्ड है। ये सेपरेटली एक्वायर्ड इंटेंजिबल, जिस तरह आप किसी भी प्लांट को अलग से एक्वायर करते हैं, किसी मशीन को अलग से एक्वायर करते हैं, किसी भी फर्नीचर फिक्सचर को अलग से खरीद लेते हैं, वो आपके बिजनेस में या आपके प्रॉपर्टी प्लान के ऊपर में एडिशन की वजह बन जाता है। यस सर, ठीक है। लेकिन बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब ये है बेटा, बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब ये है बेटा कि बिजनेस कॉम्बिनेशन का मायना ये निकलेगा कि आप पूरा बिजनेस एक्वायर करते हैं, मतलब आप एक बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं। तो जब आप उस बिजनेस को टेक ओवर करते हैं, उसके एसेट्स हर किस्म के, उसकी लायबिलिटी तब आपके हिस्से में आ जाती है। आप उस बिजनेस को एक अमाउंट, लमसम अमाउंट पे करके परचेज कर लेते हैं, तो उसके टेंजिबल एसेट, उसके इनटेंजिबल एसेट सब आपके पास आ जाते हैं। ठीक है जी। तो टेक ओवर्स जो होते हैं, जिसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज कर लेता है, आसान लफ्जों में उसको इस IS 38 की लैंग्वेज में क्या बोला गया है? बिजनेस कॉम्बिनेशन। और बिजनेस कॉम्बिनेशन खुद एक स्टैंडर्ड है, और उसका नाम जो है वो क्या है? IFRS 3। ठीक है, बहरहाल तो आपके सामने ये है IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसका अपना स्टैंडर्ड IFRS 3 के नाम से। बहरहाल तो बताने का यहाँ पर मतलब क्या है? आपको बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि बेटा दो किस्म की ट्रांजैक्शन में फर्क करें। एक, कोई इंटेंजिबल एसेट जो आपने एक्वायर किया हो, जिसको आपने सेपरेटली एक्वायर किया हो सकता है कोई इंटेंजिबल एसेट आपने पूरे बिजनेस के साथ एक्वायर कर लिया हो, मतलब मोबिलिंग ने वारिद को टेक ओवर किया, किया कि नहीं किया? यस और नो? मोबिलिंग ने वारिद को टेक ओवर किया, क्या किया कि नहीं किया? बताओ, किया ना? तो अब वारिद के जितने भी एसेट्स हैं, चाहे उसके वो टावर्स हों, चाहे उसके प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हों, चाहे उसके ऑफिसेज हों, चाहे उसकी फ्रेंचाइजीज हों, वो सब किसके पास आ गया? मोबिलिंग के पास आ गया। फ्रेंचाइज कॉन्ट्रैक्ट भी मोबिलिंग के पास आ गया। अच्छा जी, गवर्नमेंट ने जो लाइसेंस दिया था वारिद का, वो भी किसके पास आ गया? मोबिलिंग के पास आ गया। 4G LT लाइसेंस वारिद के पास था, वो 4G LT लाइसेंस अब किसके पास आ गया? ऑटोमेटिकली मोबिलिंग के पास आ गया। जवाब दें आप सब लोग। तो मोबिलिंग ने परचेज कर लिया वारिद को, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके तमाम एसेट्स और लाइबिलिटीज किसके हिस्से में आ गई? वारिद के हिस्से में आ गई, इंक्लूडिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। यस और नो? तो इस तरह इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी इंटेंजिबल एसेट आप इंडिविजुअली एक्वायर कर सकते हैं, कोई भी इंटेंजिबल एसेट आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में का पार्ट बनते हुए क्या कर सकते हैं? एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है? क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, क्राइटेरिया वही है, ध्यान में रखिएगा। इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए जब आप सेपरेटली एक्वायर करते हैं, तो वो 3 पॉइंट्स पूरे होने जरूरी हैं, उसके बगैर आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। नंबर 1, आइडेंटिफिएबिलिटी। और आइडेंटिफिएबिलिटी कब एग्जिस्ट करती है बेटा? जब वो एसेट क्या हो? सेपरेबल हो, या फिर अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल और व्हाट, लीगल राइट। यस और नो? जवाब दें आप सब लोग। आइडेंटिफिएबिलिटी जब वो क्या हो? सेपरेबल हो, या अराइज एज रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल और लीगल राइट। क्या ख्याल है, बताइए, जवाब दीजिए। ऐसा ही है ना? सही है। ये पॉइंट बहुत डिटेल में डिस्कस हो चुका है, अभी इसकी समरी में तो इस तरह लिखा जाएगा बस। इन दो में से कोई एक भी पॉइंट पूरा हो गया, आइडेंटिफिएबिलिटी एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, नंबर 1, नंबर 2, कंट्रोल।
और कंट्रोल क्या है? एबिलिटी टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ठीक है जी, या और व्हाट रिस्ट्रिक्ट others from obtaining economic benefit। ऐसा ही है ना कि अपनी प्रोडक्ट को आपने क्या करवा दिया, पेटेंट करवा लिया, कॉपीराइट करवा लिया, तो क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन लग गई दूसरों पर। और नंबर थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या था, एग्जिस्टेंस फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इन शॉर्ट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का एग्जिस्ट करना क्या हो जरूरी हो, ऐसा ही है। और आप सब जानते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कैसे एग्जिस्ट करेगा, दो तरीकों से, इंक्रीज इन इनफ्लोज, आपके बिजनेस के इनफ्लोज में क्या होगा, इजाफा होगा, रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे। लेकिन इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने का एक तरीका क्या है, डिक्रीज इन आउटफ्लोज, यानी आपकी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। आपके बिजनेस के आउटफ्लो कम होने का मतलब क्या है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का इंक्रीज हो जाना। ठीक है जी, ये सारी सिचुएशन आपके सामने आ गई। सही है, यहां तक सारी बात हमने पढ़ी बेटा कि नहीं पढ़ी, बताइए, रेस्पॉन्स दीजिएगा मुझे जरा आप सब। ऐसा ही है ना। अच्छा, उसके बाद आइडेंटिफिएबल व्हेन fair market value can be reliably estimated। बिजनेस कॉम्बिनेशन में इनटेंजिबल एसेट जो है वो आइडेंटिफिएबल जब माना जाता है जब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है जी, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में जब कोई भी इंटेंजिबल एसेट एक्वायर करते हैं तो उसको आप गुडविल से सेपरेट करके अलग से इंटेंजिबल एसेट कैसे मान सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिएगा, सब लोग तवज्जो सुनेगा, एक बिजनेस है, उसके नेट एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो है 100 मिलियन, आपने उस बिजनेस को एक्वायर किया है 120 मिलियन, यस और नो। तो जो बिजनेस की जो आपने पेमेंट की है उसकी बिजनेस की नेट एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू से अबव,
तो जो अबव पेमेंट है वो क्या है? वो गुडविल है। वो जो एक्स्ट्रा पैसे आपने दिए हैं उस बिजनेस को खरीदने के लिए, भाई जब उस बिजनेस के नेट एसेट 100 मिलियन के थे फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो फिर आपने उसको 120 मिलियन का क्यों परचेज किया? तो जो 20 मिलियन आप दे रहे हैं इजाफी, वो क्या है? वो उस बिजनेस की रेपुटेशन है, वो उस बिजनेस का नाम है, वो उस बिजनेस की गुडविल है। यस और नो बोलिए, जवाब दीजिए, है क्या नहीं? कोई रिस्पॉन्स कीजिए, ऐसा ही है ना? तो अब ये स्टैंडर्ड ये कहता है कि यार जब भी आप किसी इनटेंजिबल एसेट को एक्वायर करते हो बिजनेस कॉम्बिनेशन में, तो उसको गुडविल से अलहदा तब किया जा सकता है जब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबली एस्टिमेट हो सके। लिविंग जब उसकी फेयर मार्केट वैल्यू रिलायबली एस्टिमेट हो सके। समझे बेटा या नहीं समझे? यानी मिसाल के तौर पर 100 मिलियन की आप लमसम पेमेंट कर रहे हो, 120 मिलियन की आप लमसम पेमेंट कर रहे हो, तो जो 100 मिलियन से अब पे कर रहे हो वो तो गुडविल हो गई 20 मिलियन की। अब इस 100 को ब्रेक करना है कि 100 में किस चीज के लिए आप क्या पेमेंट कर रहे हो। मिसाल के तौर पर देखिएगा, इस 100 मिलियन में आप 5 मिलियन पे कर रहे हो एक लाइसेंस के लिए, यानी कि उस लाइसेंस की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 5 मिलियन। तो इसका मतलब ये हुआ, क्लियर तौर पे आप इस पेमेंट को ब्रेक कर पा रहे हो कि किस चीज के लिए आपने कितना पैसा दिया। 120 मिलियन में से आपने 20 मिलियन दिए गुडविल के लिए, और उसमें से 5 मिलियन आपने दिए किसके लिए? लाइसेंस के लिए, जो लाइसेंस आपने एक्वायर किया बिजनेस कॉम्बिनेशन। लेकिन बात ये होती है, बाज़ दफा क्या होता है, अब मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जिसको आप परचेज कर रहे हो, उसके पास एक लाइसेंस है, उस लाइसेंस को किसी और को ट्रांसफर करने पे क्या है? रिस्ट्रिक्शन है, पाबंदी है। सुनना बड़ी गौर से बात जरा। उस लाइसेंस को किसी और को ट्रांसफर करने पर क्या है बेटा? पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शन है। रिस्पॉन्स चाहिए आप सबका। तो जिस एंटिटी को हम परचेज कर रहे थे, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं मोबाइलिंग की एग्जांपल लेता हूँ। वारिद के पास 4G LTE लाइसेंस था। फर्ज कर लें कि वारिद के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि ये लाइसेंस किसी और को ट्रांसफर नहीं हो सकता। अब मोबिलिंक लमसम में वारिद को परचेज कर लेता है, मजबूरन उस लमसम के अंदर जो है वारिद का लाइसेंस भी मोबिलिंक के पास आएगा, लेकिन जो मोबिलिंक के लिए किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है जनाब अगर आप किसी और को ट्रांसफर करेंगे तो ये आपके लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा। यस और नो? तो अब सवाल क्या है, अब अगर मोबिलिंक वारिद के 120 मिलियन देती है फॉर एग्जाम्पल, उसके नेट एसेट्स की फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो क्या है? 120 मिलियन है। तो अब अगर हम ये मानते हैं कि 5 मिलियन हम उस 100 में से दे रहे हैं किसके लिए? लाइसेंस के लिए, तो ये बात गलत होगी। क्यों? यार लाइसेंस तो मोबिलिंग के लिए किसी काम का ही नहीं है। वारिद के लिए वो लाइसेंस काम का था, उसके लिए वो अराइज हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, भले ट्रांसफरेबल नहीं था, लेकिन वारिद के लिए वो इंटेंजिबल एसेट था। लेकिन वही वही लाइसेंस मोबिलिंग के लिए इंटेंजिबल एसेट नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब वारिस से वो लाइसेंस मोबिलिंग के पास आएगा तो मोबिलिंग के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं होगा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन की वजह से। क्या कहते हैं बताइए, आप रिस्पॉन्स दीजिए इस बात। आप सबसे पूछ रहा हूं मैं। तो अब सवाल ये है कि आप अगर फिर भी उस लाइसेंस की कीमत दे रहे हैं तो वो क्यों दे रहे हैं? अगर आप फिर भी उस लाइसेंस की कीमत दे रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? वैसे उस लाइसेंस की फेयर मार्केट वैल्यू निल है, लेकिन फिर भी अगर आप उसके 5 मिलियन दे रहे हैं तो समझ लें वो 5 मिलियन आप उस लाइसेंस की नहीं दे रहे, वो 5 मिलियन आप गुडविल के दे रहे हैं। तो वो 5 मिलियन भी गुडविल का पार्ट बन जाएगा। ये समझने वाली बात है। तो ये मैं जबानी कलामी बातें कर रहा हूँ, ये सारी बातें प्रैक्टिकली आ रही हैं क्योंकि मैं स्केच बना रहा हूँ। मैंने अभी तक आपको ये चीज सिचुएशन पढ़ाई नहीं है, ये हम सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे और समझेंगे सारी बातों को। लेकिन सिर्फ इतना बता दें कि क्या मेरी बात जबानी आपको समझ में आई है कि नहीं आई, ताकि तसल्ली हो जाए जरा कि कितने लोगों तक बात पहुंच चुकी है। हम मां से भी जवाब दे दिया मुझे। ये बताइए, बाकी लोग भी बताइए यार, आपका रिस्पॉन्स बहुत देर से मिलता है मुझे। तो आइडेंटिफिएबल कब होगा? जब
पार्टिकुलर इंटेंजिबल एसेट की क्या होगी, फेयर मार्केट वैल्यू लाइबली एस्टिमेट हो सकती है। ठीक है जी, ओके, कंफर्म, सही है जी, क्लियर बात होगी यहां तक सबको, ओके। अच्छा, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये आपके सामने स्ट्रक्चर बन रहा है इसका। अब यहां पर आपके सामने इंटरनली जनरेटेड की अगर बात करूं मैं, तो इसको भी हम कितने हिस्सों में तोड़ते हैं बेटा, 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये क्या है बेटा, इंटरनली जनरेट किया गया इसमें, गुडविल। ठीक है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 2 किस्म के इंटेंजिबल एसेट हैं। एक जो वक्त के साथ साथ डेवलप होते चले जा रहे हैं, और एक बाकायदा जिनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए मतलब उनको बनाया जा रहा है। कोई फार्मूला हो गया, कोई डिजाइन हो गया, कोई दवाई हो गई, कोई वैक्सीन हो गई, ठीक है जी, कोई नई मार्केटिंग टेक्निक हो गई, ठीक है जनाब, कोई नया प्रोसेस हो गया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो मतलब मुख्तलिफ चीजें हैं जिनके ऊपर रिसर्च चलती रहती है, और उससे प्रोडक्ट्स को इन्हेंस किया जाता है, नई प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है, नए प्रोसेस मार्केट में लॉन्च किया जाता है, तरीकेकार बदल जाते हैं, बहुत सारी बातें इसमें फॉलो करती हैं। ये सारी बातें आपके सामने आने वाली। अब ये स्टैंडर्ड कहता है कि अगर गुडविल इंटरनली जनरेटेड वक्त के साथ साथ गुडविल इंक्रीज हुई है, जनरेट हुई है, तो वो इंटरनली जनरेट गुडविल है। इंटरनली जनरेट गुडविल मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। अब चाहे वो गुडविल हो, पहले यहाँ लिख दूं, इसको रेड से लिख रहा हूं ताकि आप ध्यान में रखें, पाबंदी है इसके ऊपर। इंटरनली जनरेटेड गुडविल ब्रांड, ब्रांड का मतलब क्या होता है, ब्रांड नेम, किसी प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट नहीं है वो, उसका नाम, ठीक है जी। इंटरनल जनरेटेड गुडविल ब्रांड इज नॉट रिकग्नाइज्ड। किसी ब्रांड को मशहूर करने में, उसको उसको नाम देने में, ठीक है जी, जो आपने एक्सपेंडिचर किया है उसको आप इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकग्नाइज नहीं कर सकते, इज नॉट रिकग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट। और इसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो कहाँ चार्ज होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? क्योंकि इंटरनली जनरेटेड गुडविल और ब्रांड जो है वो आइडेंटिफिएबिलिटी वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं करते।
इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप सब लोग। यस और नो बेटा जवाब दे सब लोग, जवाब मिलेगा आपकी तरफ से। अच्छा जी, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसके दो हिस्से हैं। ये पूरा स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर आज आपके सामने आ रहा है, और फिर इस स्ट्रक्चर को दिमाग में रखते हुए हमने सारी पॉइंट्स क्या कर लेने, कवर कर लेने। ठीक है जी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो उसके मुख्तलिफ फेजेस हैं। एक फेज कहलाता है रिसर्च फेज। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हर कंपनी जो है वो अपनी प्रोडक्ट को एनहेंस करने के लिए रिसर्च या डेवलपमेंट कर रही होती है। मिसाल के तौर पर एक जमाने के अंदर लैपटॉप्स नहीं थे, तो सबसे पहले स्टीव जॉब ने कॉन्सेप्ट दिया मैकिनटॉश का, यानी मोबाइल हाथ में एक पेटी के अंदर बंद लेके वो कंप्यूटर लेके घूम सकते हैं, उसमें माउस का कॉन्सेप्ट आया। तो इसका मतलब क्या है कि एक असल में क्या हुआ, एक आइडिया जनरेट हुआ। उस आइडिया को फिजिकल फॉर्म में लाने के लिए जो रिसर्च की गई, और फिर उस चीज को फिजिकल फॉर्म में लाने के जो डेवलपमेंट कॉस्ट हुई, उसके पीछे सारी की सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, एक दिमाग का आइडिया है। तो जो पहला आईफोन बना होगा या पहली जो टच डिवाइस बनी होगी, उस एक अकेले टच डिवाइस को बनाने के लिए जो एक्सपेंडिचर होगा वो बहुत ह्यूज एक्सपेंडिचर हुआ होगा एक अकेले को बनाने के लिए। यस और नो, क्या कहते हैं? इन द एंड वो चीज फिजिकल शेप में जरूर आएगी, लेकिन असल में बैक पर उसके क्या चल रहा है, आइडिया चल रहा है। एक आइडिया को जो दिमाग में है उसको दिमाग से निकाल कर क्या करना है, एक फिजिकल फॉर्म में ले आना है। उसके पीछे क्या हो रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है। क्या कहते हैं भाई, जवाब दें। ऐसा ही है ना? तो अब वो पहला आईफोन जो बना होगा, वो पहला स्मार्टफोन जो बना होगा, वो पहला आइडिया होगा। वो पहली टच डिवाइस जो बनी होगी वो पहला आइडिया होगा। वो पहली स्मार्ट वॉच जो बनी होगी वो एक आइडिया होगा। वो पहला एसी जो बना होगा वो एक आइडिया होगा। वो पहली बार किसी ने इरेजेबल इंक बनाई होगी जिसको हम मैजिक बोर्ड पे लिखें तो वो इरेज हो जाए, वो एक आइडिया होगा। क्या ख्याल है, बोलें, रिस्पॉन्स दें बेटा। बाद में उस आइडिया को फिजिकल शक्ल में लाया गया। तो ये सारे काम करने के लिए, कोई प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए आपको जो पहले फेज से गुजरना पड़ रहा है वो है रिसर्च फेज, जिसमें आप देखते हो कि जो चीज मेरे दिमाग में आइडिया के तौर पे काम कर रही है, क्या वो करना मुमकिन है भी या नहीं, क्या वो पॉसिबल है भी या नहीं। समझे बात? ठीक है, बात समझ में आती है? तो रिसर्च फेज है, और रिसर्च फेज में मतलब फेज में कोई फिजिकली एसिड डेवलप होना शुरू नहीं होता, सिर्फ वो आइडिया के ऊपर फिजिबिलिटी बना रहे होते हैं। फिजिबिलिटी, क्या ये काम करना पॉसिबल है या नहीं, हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, क्या क्या मटेरियल्स चाहिए होंगे, साइंटिफिक नॉलेज किस किस्म की चाहिए होगी, रिसोर्सेज हमें कितने चाहिए होंगे, कितना खर्चा हमें करना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी असेसमेंट्स हो रही होती हैं रिसर्च फेज के अंदर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ऐसा है? जवाब दीजिए। अब फिर गाड़ियों में कितनी इन्हेंसमेंट हुई है। ऑटोमेटिक गाड़ियां, पहले मैनुअल गाड़ियां थी, फिर वो ऑटोमेटिक गाड़ियां आना शुरू। तो वो एक आइडिया है, आहिस्ता आहिस्ता उनको इनहेंस किया जा रहा है। अब गाड़ियां इलेक्ट्रिकल बनने जा रही हैं, ये भी एक आइडिया है, उसके ऊपर काम हुआ, उसको उन्होंने क्या कर दिया, शेप दे दिया। मतलब यानी कि तो हर चीज का फिर एक डिजाइन होता है गाड़ी का, मतलब उसमें कोई ना कोई चीज इस तरह की रखी जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई टेक्निकल बात या साइंटिफिक नॉलेज काम कर रही होती है, उसके पीछे कोई फॉर्मूला चल रहा होता है, उसके पीछे कोई डिजाइन चल रहा होता है, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स के पीछे काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना?
अच्छा जी, सबसे पहली बात भाई, पानी से गाड़ी चलाना, सुना होगा आपने, पानी से गाड़ी चलाना। अगर कोई बंदा ये बोलता है कि यार मेरे पास एक ऐसी किट है जिसको अगर गाड़ी में लगा दिया जाए तो गाड़ी जो है वो पानी से चलना शुरू हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि आइडिया है यार, पानी से गाड़ी कैसे चल सकती है। तो अगर वो किट बना चुका है तो उसके पीछे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर चुका होगा। यस और नो, ऐसी कहानियां हमें सुनने को मिली है। रियलिटी में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है अलग बहस है। बहरहाल तो बताने का मतलब यहाँ पर क्या है, रिसर्च। रिसर्च एक फेज का नाम है जो पहले एक हिस्सा होगा जिसमें किसी प्रोडक्ट को या किसी भी आइडिया के ऊपर काम चल रहा होगा, उसकी फिजिबिलिटी देखी जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक एडवांस स्टेज है जिसमें उस आइडिया को फिजिकल शेप देने में क्या की जाती है, काम की जा रहा होता है। वो जो पैनल है जिसमें टच डिवाइस होगी, उसको बनाना शुरू कर दिया है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के पैनल बनाना शुरू हो गए, मतलब एक फिजिकल शेप देना उसका शुरू हो गया है। एक प्रोडक्ट बन चुकी है, एक वैक्सीन बन चुकी है, उसको जानवरों के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये सब डेवलपमेंट फेज का हिस्सा है। ठीक है जी, तो मतलब यानी कि फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसको इंसानों पे टेस्ट कर रहे होंगे, ऐसा है कि नहीं। ठीक है, फिर किसी प्रोडक्ट की इनहांसमेंट बात कर ले, मतलब मैं जब इस टॉपिक पे आऊंगा तो मैं मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज की एग्जांपल्स लाऊंगा आपके सामने इस हवाले से। तो रिसर्च कॉस्ट जो होती है उसमें इंटेंजिबल एसेट का एग्जिस्टेंस जो है ना वो मतलब प्रूव नहीं हो पाता, तो लिहाजा वो इंटेंजिबल एसेट जो है वो चार्ज होता, मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है रिसर्च फेज का बेटा, वो चार्ज होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो एक्सपेंडिचर इनकर होता है डेवलपमेंट फेज के अंदर, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। मतलब वहां पर 6 क्राइटेरिया हैं, अगर 6 में से कोई एक क्राइटेरिया भी पूरा ना हो पाए तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी चार्ज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर वो 6 क्राइटेरिया पूरे हो चुके हैं तो फिर वो 6 क्राइटेरिया पूरे होने के बाद क्या होगा, डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होगी बतौर इंटेंजिबल एसेट। तो ये ओवरऑल आपके सामने सिनेरियो है, ये ओवरऑल स्टोरी है। मेनली हमने ये सारी बातें आपसे डिस्कस करनी है इस स्टैंडर्ड के अंदर। और अभी सिर्फ ये ऊपर ऊपर की बातें हैं बेटा, सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि हाँ भाई आपके दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाए कि हम इसको इस स्ट्रक्चर पे पढ़ना चाह रहे हैं। तो भले अब हम स्टैंडर्ड से पढ़ें, लेकिन ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होगा। तो इन 3 हिस्सों में, मतलब बेसिकली 2 हिस्से हैं और फिर उसमें हर हिस्से में आपके पास 2 पार्ट्स आ रहे हैं। तो आप उसको इस तरह स्ट्रक्चर बना लें अपने दिमाग में, वो माइंड मैप आपके दिमाग में बन जाए, ये मैप आपके दिमाग में फिट हो जाए, तो फिर आपके लिए वो आगे स्टैंडर्ड पढ़ना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जवाब दीजिए बेटा। बात समझ में आती है तक बेटा? जवाब दीजिए। ठीक है ना, तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया है। अब इसके ऊपर यहाँ से बातें लेके चलेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब एक काम करते हैं भाई, एक सवाल यहाँ पे करते हैं आपसे और उस सवाल का जवाब फिर स्टैंडर्ड से ढूंढते हैं। आइडेंटिफिएबिलिटी तो हो गई बात, लेकिन एक और इशू आता है। वो इशू क्या है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें टेंजिबल एलिमेंट भी होता है और इनटेंजिबल एलिमेंट भी होता है। तो जब कुछ ऐसी चीजें होंगी जिनमें टेंजिबल एलिमेंट और इनटेंजिबल एलिमेंट दोनों एग्जिस्ट करेंगे, तो फिर उन चीजों को हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, सवाल ये। मतलब एक लैपटॉप है, उस लैपटॉप के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज भी है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी है, उसमें एंटीवायरस भी है और दीगर सॉफ्टवेयर जो आपने परचेज किए होंगे वो होंगे। लेकिन लैपटॉप खुद क्या है, टेंजिबल है क्या नहीं, बताओ। तो अब क्या करें, आपने एक लैपटॉप परचेज किया है जिसमें विंडोज जो है, लाइसेंस विंडोज इंस्टॉल होकर आई है आपके पास। ये लाइसेंस उसका ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ इंस्टॉल होकर आया है। अब क्या करेंगे, सवाल क्या है, क्या आप लैपटॉप का जो टेंजिबल पोर्शन है उसको अलग से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट रिकॉर्ड करेंगे
और जो लैपटॉप का इंटेंजिबल पोर्शन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको आप अलग से प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसको अलग से आप इंटेंजिबल एसेट बनाएंगे। क्या करेंगे? या फिर आप पूरे को टेंजिबल बना देंगे या पूरे को आप इंटेंजिबल बना देंगे। ये मसला आता है यहाँ पर। इस मसले को कैसे रिजॉल्व करें बताइए। आप मोबाइल फोन परचेज करते हैं, एंड्रॉइड उसमें इंस्टॉल हुआ होता है पहले से। आप मोबाइल परचेज करते हैं, एंड्रॉइड उसमें इंस्टॉल हुआ होता है पहले से। ऐसा ही है। जी बेटा बता दो, घर पहुंच गए बेटा? बता दो बेटा, घर पहुंच गए? बता दो बेटा, घर पहुंच गए? जल्दी पहुंच गए यार, स्पीड में। कैसे? पक्का? बड़ी जबरदस्त बात बोली बेटा आपने जुनेद। अगर हम उस इनटेंजिबल एसेट को उस टेंजिबल एसेट से इंडिपेंडेंट होकर भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। बड़ी सिंपल सी बात है। इसके लिए स्टैंडर्ड बोलता है कि क्या, देखो, अगर पहली बात यह है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर किसी टेंजिबल एसेट का इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, उसको उससे अलग नहीं किया जा सकता, तो फिर वो टेंजिबल एसेट का ही पार्ट माना जाएगा। मिसाल के तौर पर आप अपना मोबाइल फोन खरीदते हैं, तो मोबाइल फोन के अंदर जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसी सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हुआ होता है। आप जो कीमत देते हैं मोबाइल फोन की देते हैं, उसमें वो लगा हुआ आता है। और अगर आप उसको उसमें से रिमूव कर देंगे, मोबाइल जो वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगा आपका। तो जो एंड्रॉयड उसमें इंस्टॉल हुआ हुआ है, जो क्या कहते हैं, और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल हुआ हुआ है, वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। जब कोई सॉफ्टवेयर किसी मशीन का इंटीग्रल पार्ट हो, तो फिर उस सॉफ्टवेयर को हम इंटेंजिबल एसेट के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो मशीन उस सॉफ्टवेयर के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकती। ठीक है बेटा, बात समझ में आती है? और अगर किसी एसेट के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल एलिमेंट दोनों पाए जाएं, तो फिर आपको देखना है कौन सा एलिमेंट सिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पर आपने एक सॉफ्टवेयर परचेज किया, और सॉफ्टवेयर किस में आया? सीडी में आया, सीडी में। तो सीडी क्या है? टेंजिबल है। लेकिन उस सीडी के अंदर जो मटेरियल है वो क्या है? इंटेंजिबल है। क्या ख्याल है? वो कॉम्पैक्ट डिस्क या डीवीडी या जो भी नाम दे उसको आप, वो तो टेंजिबल है, लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है वो इंटेंजिबल है। क्या ख्याल है बताइए? तो अगर एक बंदा बोलता है यार कॉम्पैक्ट डिस्क जो है ये तो टेंजिबल है, सॉफ्टवेयर तो इसमें है, तो मैं तो उसको क्या करूंगा? टेंजिबल सिर्फ मानूंगा। तुम तो उसको खामोखा में इंटेंजिबल बोल रहे हो। तो जवाब ये होगा कि सॉफ्टवेयर, ये सीडी सॉफ्टवेयर नहीं है। असल में सॉफ्टवेयर इसमें मौजूद है, जिसको हम क्या करेंगे, इसके जरिए एक्सेस करेंगे। मतलब ये सीडी एक्सेस टू सॉफ्टवेयर है। सीडी की कॉस्ट क्या है? 30 रुपए, 20 रुपए। आपको ब्लैंक सीडी मार्केट से मिल जाएगी। ऐसा ही है ना? मेनली आपने सीडी की प्राइस पे की है, सीडी के अंदर मौजूद क्या की है? सॉफ्टवेयर की प्राइस पे की है। सवाल क्या है? आपने मार्केट से ब्लैंक सीडी परचेज की है, आपने सीडी की कीमत दी है, और इन रियलिटी आपने सॉफ्टवेयर की कीमत दी है। तो सिग्निफिकेंट एलिमेंट कौन सा हुआ? सिग्निफिकेंट एलिमेंट। तो वहां पर आप सीडी का टेंजिबल होना क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो इनसिग्निफिकेंट एलिमेंट है। वो सिग्निफिकेंट एलिमेंट नहीं है। यस और नो बोलिए। जैसे कागज के नोट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की जमानत से जारी हुआ बैंक दौलत पाकिस्तान, तो कागज ही है ना। कागज की अपनी क्या वैल्यू है? लेकिन जब उस कागज पर हुकूमत की गारंटी लग जाती है, तो फिर वो नोट बन जाता है। ऐसा है कि नहीं है? वरना कागज की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, इस तरह सीडी की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, और सीडी में मौजूद सॉफ्टवेयर की वैल्यू है। तो देखेंगे बेटा कौन सा एलिमेंट सिग्निफिकेंट है, जो सिग्निफिकेंट एलिमेंट होगा उसकी तरफ जाएंगे। यस और नो? अब ये बात जो मैंने आपको समझाई है, ये क्या लिखी हुई है, समझ लें ये पहले वाले एरिया से बिलोंग करती है, सेपरेटली
एक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट के लिए खास तौर पर, कोई आप लैपटॉप खरीदते हैं, कोई आप सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं जनाब इसको कहां पर, ये कल मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका आपसे। नाउ बेटा रीड पैराग्राफ नंबर 4। व्हाट इज पैराग्राफ नंबर 4? ठीक है, क्या कहता है, सम इंटेंजिबल एसेट्स मे बी कंटेन्ड इन, कुछ इंटेंजिबल एसेट किसी चीज में आते हो, मतलब लाइसेंस कागज पे आता है, सॉफ्टवेयर कॉम्पैक्ट डिस्क में आता है, और जिस चीज में आता है उसका क्या होगा, फिजिकल सब्सटेंस होगा, सच एज कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है जी। लीगल डॉक्यूमेंटेशन, लाइसेंस किस पर होगा, पीस ऑफ पेपर पर होगा, तो पीस ऑफ पेपर तो क्या है, टेंजिबल है ना, यस और नो बताइए बेटा। In determining whether an asset that incorporates both intangible and tangible elements should be treated under IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्या उसको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कहते हैं, IAS 16 के तौर पे टेंजिबल एसेट मान लेना है, और एज एन इनटेंजिबल एसेट, और उसको IAS 38 के तहत क्या मान लेना है, इनटेंजिबल एसेट मान लेना है। एन एंटिटी यूजेस व्हाट जजमेंट, ये सबसे मुश्किल काम है भाई, to assess which element is more significant। तो देखना जनाब कि कौन सी चीज वाजे है, असल में आपने खरीदा क्या है, सवाल है, खरीदा तो आपने सॉफ्टवेयर है, लेकिन मजबूरी है वो आएगा कॉम्पैक्ट डिस्क में, ऐसा ही है ना, यस और नो। खरीदी तो आपने मिठाई है यार, आएगी डब्बे के अंदर यार, खरीदी आपने आइसक्रीम, आएगी किसी बॉक्स के अंदर यार, तो क्या आपने बॉक्स परचेज किया, ऐसा नहीं, उस तरह सोचना जरा आप, क्या कहते हैं बताइए, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, for a computer controlled machine tool that cannot operate without that specific software is an integral part of the related hardware and it is treated as property plant equipment। तो जब कोई सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी मशीन का इंटीग्रल पार्ट हो तो फिर उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते, यानी कि फिर आप उस पूरे मशीन को या पूरे इक्विपमेंट को आप क्या मान लो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, टेंजिबल एसेट। द सेम अप्लाइज टू द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ अ कंप्यूटर। अच्छा, अब आप देखें बहुत सारे क्या कहते हैं ऐसी चीजें होती हैं, आपके पास कोई डिजिटल कैमरा है, तो डिजिटल कैमरा को ऑपरेट करने के लिए भी एक छोटी सी स्क्रीन लगाई जाती है, उसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए उसको ऑपरेट करते हैं, ऐसा है कि नहीं। तो आजकल बहुत सारी चीजें उनके अंदर इंटरनली सॉफ्टवेयर है, और वो सॉफ्टवेयर उसके अंदर पहले से मौजूद होता है जिसके जरिए आप उसको ऑपरेट कर पा रहे होते हैं, ताकि आपके लिए ऑपरेट करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। हाँ, व्हेन सॉफ्टवेयर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट, जब सॉफ्टवेयर इंटीग्रल पार्ट नहीं है ऑफ द रिलेटेड हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज ट्रीटेड एज एन इंटेंजिबल एसेट। तो फिर उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आप इंटेंजिबल एसेट ट्रीट कर सकते हैं। जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अलग से परचेज किया, हमने कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अलग से परचेज किया, यस और नो, ठीक है। जूम हमने, वेरी गुड, जूम लाइसेंस हमने अलग से परचेज किया, हमने तो परचेज किया भाई, ठीक है। तो ये आपके सामने है, सारी एग्जांपल्स आपके सामने मौजूद है यहाँ पर, ठीक है जनाब। तो इसको स्टॉप करूंगा मैं यहाँ पर, और इंशाल्लाह कल इसको कुछ एग्जांपल्स और बिजनेस कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे इस स्टैंडर्ड को, ठीक है। तैयार हैं सब लोग?
जवाब दें। ओके, अल्लाह हाफिज।